वेलकम फ्रेंड्स, जेएमडी कोचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं जगन्नाथ सर। आज मैं फिजिक्स में लाइट चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। फर्स्ट पार्ट हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। देखिए फ्रेंड्स, लाइट जो है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जबकि यह टॉपिक एक पार्ट हो चुका है। आज हम लोग दूसरे पार्ट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है समझिए। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, चमकीली सतह पर पड़ने के बाद, मतलब चमकीली सतह पर पड़ा, अब पड़ने के बाद टकरा कर अगर वापस की ओर लौट जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। देखिए, तो एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि प्रकाश की किरण गया और टकरा के वापस लौट गया, कुछ ना कुछ यहाँ पे अवशोषित तो हुआ होगा, तो कुछ ना कुछ प्रकाश का कुछ ना कुछ भाग यहाँ पर अवशोषित हुआ होगा। तो याद ये रखना है कि आपको पूछा जाएगा प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो आप बताइएगा कि प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर पड़ने के बाद कुछ अवशोषित होकर स्वतः लौट जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद रखना है कि जो किरण हमें यहाँ से किसी चमकीली सतह पर के किसी बिंदु पर पड़ा, तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण गया और आपतित जो बिंदु पर पड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। मतलब जो किरण प्रकाश का जो किरण किसी चमकीली सतह पर पड़ती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। अब पड़ने के बाद स्वतः लौट जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत है? याद रखना है कि यहाँ से जो प्रकाश गया यहाँ पे पड़ा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। याद रखिएगा कि जो प्रकाश की किरण स्वतः यहाँ से गया, जिस बिंदु पर जाकर वो टकराया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। याद रखना है कि प्रकाश का जो किरण है वह रिफ्लेक्ट होकर बीचों बीच भी आएगा, तो बीचों बीच वाले किरण को हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है, आपतन कोण कहा जाता है, जिसको हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। इसी में हम लोग को जानना है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश का परावर्तन का दो नियम होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। दूसरा क्या है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। याद रखेंगे, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन आपको पूछता है, यहाँ पर साइन के केस में ही पूछता है कि आपतन कोण को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपतन कोण को हम लोग कहते हैं साइन आई। अवट्टा में परावर्तन कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण को कहते हैं साइन आर। तो इसी को लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट कि साइन आई बराबर होता है साइन आर के। याद रखना है कि साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, साइन आर के होगा। तो इसमें दो मुख्यतः प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम है, तो दो नियम है, इसको याद रखना है। देखिए, आप लोग को कल ही बता चुके हैं कि प्रकाश जो होता है वो निर्वात से होकर गुजरता है, और प्रकाश जो निर्वात से होकर गुजरता है, तो निर्वात से होकर गुजरता है, तो उसका गति जो है सर्वप्रथम रोमर ने दिया था। किसने दिया था? रोमर नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसमें प्रकाश का चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। हम लोग कल ही बताए थे कि प्रकाश का चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर यहाँ पे आपका किलोमीटर अगर पूछा जाए, तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या?
जब किलोमीटर में पूछा जाएगा तो 3 गुने 10⁵ मीटर किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। आपको क्वेश्चन यहाँ पर से 1-2 क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि अच्छा बताइए कि प्रकाश का वेग जो है द्रव में कौन दिया था। ये तो दिए थे निर्वात में, तो द्रव में प्रकाश का चाल जो दिया था वो कौन सा वैज्ञानिक दिए थे। तो याद रखना है कि फोकाल्ट ने दिया था। किसने दिया था? फोकाल्ट ने दिया था। याद रखना है कि द्रव में प्रकाश का चाल किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो फोकाल्ट ने दिया था, जिसका होता है इसका चाल कितना होता है? 2.25 गुने 10⁻, यहाँ हो जाएगा 10⁵ किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर मीटर में अगर होगा ना तो क्या हो जाएगा? 2.25 गुने 10⁻ क्या हो जाएगा? 8 मीटर प्रति सेकंड। याद रखना है कि किलोमीटर में क्या होता है? 3 जो पावर होता है वो क्या होता है? घट जाता है। आपको पूछा जाएगा द्रव में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो द्रव में प्रकाश का चाल 2.25 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड याद रखिए, या 2.25 गुने 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखिए एक और बताया गया था कि कांच में प्रकाश का चाल क्या होता है। तो कांच में प्रकाश का चाल 2 गुने 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। याद रखना है। देखिए ये जो मुख्य बातें हैं आप लोग को याद होना चाहिए कि प्रकाश का जो गति जो होता है, चाल जो होता है, निर्वात में किस वैज्ञानिक ने दिया था? रोमन ने दिया था, जिसमें प्रकाश का चाल 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मतलब 3 लाख, हम लोग कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। याद रखना है कि द्रव में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो 2.25 गुने 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकंड। जो द्रव में प्रकाश का चाल किसने दिया था? तो फोकाल्ट ने दिया था। याद रखना है। तो ये मुख्य बातें हैं जो आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन इंग्लिश में कहते हैं इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसका डिफिनेशन होता है, लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग में कुछ झुकाव आ जाता है, तो उसके मार्ग में कुछ झुकाव आ जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। याद रखना फ्रेंड्स कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरी माध्यम में जाता है। एक माध्यम क्या हो गया? अगर सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में जाता है तो उसका जो होता है झुकाव में क्या होता है? चेंजेबल हो जाता है।
मतलब क्या हो गया कि मान लेते हैं यहां जल है, दूसरा है मेरा, देखिए फ्रेंड्स इसमें दोनों कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, समझने का प्रयास करेंगे। जब प्रकाश की किरण, याद रखना है इसको हम लोग कहते हैं सघन, सघन माध्यम, इसको कहते हैं हम लोग विरल माध्यम, विरल माध्यम। देखिए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलता है, चला और यहां टकराया, टकरा कर ये मान लेते हैं इसका लंब है, अविलंब है, तो टकराया तो सीधे जाना चाहिए था, मगर वो सीधे नहीं जाकर क्या हो गया, उसके मुड़ गया, मुड़ गया ना। मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है ना, तो अविलंब की ओर झुक जाती है, याद रखना है। आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो वह अविलंब की ओर झुकता है, क्योंकि याद रखना है यह तो मेरा हो जाएगा आपतन, आपतित किरण, इसको हम लोग कहते हैं अविलंब। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ये प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए था सीधा, तो सीधा ना जाकर कहां झुक जाता है, अविलंब की ओर झुक जाता है। तो इसका मार्ग में परिवर्तन आया कि नहीं आया ना, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन दे देगा, जब प्रकाश की किरण, मान लेते हैं यह विलंब है, इस पॉइंट से गुजरेगा, मान लेते हैं प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो इस प्रकाश की किरण को ऐसे जाना चाहिए था सीधा, मगर वो ऐसे नहीं जाकर क्या करता है, इधर की ओर चल गया। जाना चाहिए था इस तरह से, टोटल करके बढ़ा दीजिए, मगर वो इस तरह से नहीं जाकर क्या करता, रिफ्लेक्ट हो जाता है किधर, अविलंब के दूर। तो याद रखना है कि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, सघन माध्यम में जाता है, तो उसके मार्ग में क्या होता है, झुकाव तो होता ही है। कैसा झुकाव होता है, तो अविलंब से दूर भागता है। ये दो नियम को भी हमको जानना है, क्योंकि ये प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम है। हुआ ना कि जब प्रकाश का अपवर्तन का डिफिनेशन क्या है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके मार्ग में कुछ न कुछ झुकाव होता है। हुआ नहीं, जब वो सघन से विरल में गया अविलंब की ओर झुका, जब विरल से सघन में गया अविलंब से दूर भागा। याद रखना, यही प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम हो गया या दूसरा नियम हो गया। कोई दिक्कत है क्या? समझ लीजिए, लिख लीजिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम। जब विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है प्रकाश की किरण तो अविलंब के पास आता है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाता है तो अविलंब से दूर भागता है। इसको याद आपको रखना है। अब इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को याद रखेंगे। एग्जाम्पल्स मेरा क्या क्या है इसको देख लीजिए, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में बनाने में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल देगा। तो पहला क्या है, रात के समय तारे टिमटिमाते हुए नजर आना। रात के समय तारे टिमटिमाते नजर आना। ये जो रात के समय में तारा जो टिमटिमाता है वह प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के कारण ही क्या होता है, वह टिमटिमाता है। याद रखना है कि सूर्य उदय
से 4 मिनट पहले। दूसरा पॉइंट क्या है? सूर्य उदय से 4 मिनट पहले, सूर्य उदय से 4 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 4 मिनट बाद सूर्य की दिखाई देना। देखिए सूर्य जो है ना 4 मिनट पहले भी हमें दिखाई देता है उदय से पहले, और सूर्य अस्त के 4 मिनट बाद भी हमें क्या होता है? सूर्य की जो प्रकाश है, लाइट है, वो हमें दिखाई पड़ता है। दूसरा अगला पॉइंट क्या है कि पानी में डूबा हुआ पत्थर, पानी में डूबा हुआ पत्थर, पानी में डूबा हुआ पत्थर कोई भी वस्तु डूबा हुआ पत्थर कोई भी वस्तु किनारे से देखने पर उठा हुआ प्रतीत होना। कैसा प्रतीत होना? उठा हुआ। पानी में डूबा हुआ पत्थर अगर किसी किनारे से देखते हैं ना, वो थोड़ा सा क्या होता है? उठा हुआ प्रतीत होता है। वो भी किसके कारण? रिफ्रैक्शन के कारण ही हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। याद रखना है कि अगला पॉइंट, तालाब, कुआं की गहराई कम दिखाई पड़ना। कभी कभी देखते हैं तालाब और कुआं जो है वह कम गहरा दिखाई पड़ता है, वह भी हमारा रिफ्रैक्शन के कारण ही दिखाई कम गहरा पड़ता है, याद रखना है। अगला पॉइंट याद रखना है कि प्रकाश का अपवर्तन माध्यम अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। प्रकाश का अपवर्तन माध्यम प्रकाश के अपवर्तनांक से म्यू से इंडिकेट करते हैं पर निर्भर करता है। याद रखना है कि प्रकाश का अपवर्तन माध्यम जो होता है, प्रकाश के अपवर्तनांक मतलब म्यू पर क्या होता है? निर्भर करता है, याद रखना है। और अगला पॉइंट याद रखना है कि लाल रंग का अपवर्तनांक बैंगनी रंग की तुलना में कम होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक बैंगनी रंग की तुलना में कम होता है। याद रखना है कि लाल रंग का अपवर्तनांक जो होता है बैंगनी रंग के तुलना में क्या होता है? कम होता है। देखिए अगर तरंग दैर्घ्य पूछेगा ना तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, याद रखना है। देखिए सावर्धिक पूछे क्वेश्चन में ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है? तो लिखेंगे पदार्थ में सर्वाधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। किसका होता है? हीरा का होता है 2.42। क्या होता है? 2.42। याद रखना है कि पदार्थ में सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो हीरा का होता है। देखिए ये मुख्य बिंदु जो है हमारा अपवर्तन और परावर्तन से ही आया है कि रात के समय में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। ये मेरा परावर्तन के कारण ही यह
क्रिया उत्पन्न होता है। सूर्य उदय से 4 मिनट पहले, सूर्य उदय से 4 मिनट पहले और सूर्य अस्त से 4 मिनट बाद भी हमें सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ता है, याद रखना है। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब अगला है मेरा, ये मेन पॉइंट्स को आप लोग याद कर लीजिएगा, जो आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प देगा। अगला हम लोग देखते हैं, अगला है मेरा प्रतिबिंब। अगला मेरा क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जिसे इमेज कहते हैं। पहले डिफिनेशन लिख लीजिए। किसी बिंदु वस्तु से आ रही, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संश्रित, जिस बिंदु पर संश्रित, जिसको क्या कहते हैं? कन्वर्ज, कन्वर्ज हो जाता है, हो जाता है। संतृप्त के बगल में लिख लीजिए असंतृप्त भी। असंतृप्त हो जाता है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखना है कि किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संतृप्त हो जाती है, मान लेते हैं ये मेरा मिरर है, आगे हम लोग आप लोग को मिरर पढ़ाएंगे। देखिए ये मेरा मान लेते हैं मिरर है, जिसको अवतल दर्पण कहते हैं, और यहां से मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण गया, तो प्रकाश की किरण जाने के बाद रिफ्लेक्ट भी होगा। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर मान के चले कि रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट अगर इसी दिशा में हुआ तो उसका कुछ न कुछ प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा। यहां से फिर हम लोग अगर ऐसे करेंगे, मान लेते हैं यहाँ कोई वस्तु है, तो एक प्रतिबिंब तो यहाँ से जाके टकरा के वापस लौट गया, एक जो है यहाँ से किरण जाएगा तो यहाँ पर इसके बीच में बनेगा कि नहीं बनेगा प्रतिबिंब। तो इसके बीच में जो आकृति बनता है उसी को क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहा जाता है। मतलब किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण, मान लेते इस बिंदु से प्रकाश की किरण गया और दर्पण पे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गया। एक प्रकाश की किरण जो है यहां से भी तो जा सकता है, तो यहां से भी गया तो हमारा बीच में क्या हुआ? जो एक निश्चित आकृति बना उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो तरह का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब जो वही होगा जो दर्पण के क्या हो? पीछे बने। दर्पण के जो मेरा मिरर है उसके जस्ट अपोजिट में बने। कल्पना करते हैं कि हो सकता है कि वस्तु का आकार उस तरह से दिखाई देगा। और एक चीज याद रखना है कि समतल दर्पण में किसी व्यक्ति का जो प्रतिबिंब बनता है, जितना बड़ा व्यक्ति का साइज होता है उसी के अकॉर्डिंग बनता है। और दूसरी चीज क्या है, जितना दूर पर, मान लेते हैं यहाँ समतल दर्पण है और कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे खड़ा है तो जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है
समतल दर्पण में भी उतना ही डिस्टेंस पर क्या होगा, वो वस्तु दिखाई देगी। याद रखना है दोनों का डिस्टेंस क्या होता है, एक रूप से क्या होता है, समान होता है। समतल दर्पण में होगा, याद रखना है। अवतल दर्पण में थोड़ा सा जान लेते हैं इमेज के बारे में। अवतल दर्पण में क्या होता है, कोई वस्तु कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा है तो उसका साइज क्या करेगा, छोटा करके दिखाएगा। उसका साइज कैसा करके दिखाएगा, छोटा करके दिखाएगा। और अवतल दर्पण जो सबसे इंपॉर्टेंट दर्पण भी माना जाता है, जिसका उपयोग टीएनटी डॉक्टर भी करते हैं, नाक कान गला इसका इलाज करने के लिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। याद रखना है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। पूछता भी है कि साइड मिरर के रूप में, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और गाड़ी के हेडलाइट में जो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे आपको प्रयोग किया जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम लोग परावर्तन और अपवर्तन के बारे में समझे हैं और प्रतिबिंब के बारे में भी हम लोग आज समझे हैं कि अगर वस्तु के, अगर मान लेते दर्पण के अगर पीछे अगर बनेगा तो काल्पनिक बनेगा, दर्पण के अगर इस साइड बनेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग वास्तविक कहेंगे। इसको याद रखना है। और हम लोग कल मिरर के बारे में पढ़ेंगे और मिरर के बारे में हम लोग पूरे बेसिक से पूरे जितने भी क्वेश्चन उससे अगर पूछा जाता है वो हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग आज के लिए इतना ही हम लोग आज रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मेरा है मिरर, मैं मिरर कल पढ़ाऊंगा। आज ये जो मेरा 2 दिन का क्लास है इसको आप अच्छे तरीके से वॉच कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट डे, थैंक यू।